एक छोटे से गांव का लड़का जो बचपन में न्यूज़पेपर बेचता था, आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना और फिर भारत के प्रेसिडेंट। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सिखाया कि सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज। यहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और सोच से ग्रेटनेस अचीव किया। हर कहानी सिखाती है कैसे बड़े सपने सच किए जा सकते हैं। तो चलिए आज की एक इंस्पायरिंग स्टोरी शुरू करते हैं। साधारण शुरुआत, एक असाधारण सफर। भारत के इतिहास में कुछ ही नाम ऐसे हैं जो हर उम्र, हर धर्म और हर पृष्ठभूमि के लोगों के दिलों में एक जैसी जगह बनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही एक शख्सियत थे। उनकी कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट, एक प्रेसिडेंट की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक साधारण से घर में पैदा हुए लड़के की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और सपनों की ताकत से न सिर्फ खुद का भविष्य बनाया बल्कि एक पूरे देश की तस्वीर बदल दी। कहानी है स्ट्रगल की, फेलियर की, लेकिन उससे भी ज्यादा उन स्ट्रगल से सीखकर फिर से उठ खड़े होने की। ये कहानी है भारत के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की। और सबसे बढ़कर ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जो हमेशा युवाओं से प्यार करते थे और उन्हें सपने देखने के लिए इंस्पायर करते थे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं उनके जीवन की इस इनक्रेडिबल जर्नी पर, उनके छोटे से शहर रामेश्वरम से लेकर देश के सबसे बड़े पोजीशन राष्ट्रपति भवन तक। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से कस्बे रामेश्वरम में एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव के मालिक और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। उनकी माँ आशियम्मा एक घरेलू महिला थी। कलाम अपने 3 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। कलाम अपने माता पिता से गहराई से प्रभावित थे। उनके पिता ने उन्हें आत्म अनुशासन और ईमानदारी का महत्व सिखाया, जबकि उनकी माता से उन्हें अच्छाइयों में विश्वास और करुणा मिली। एक बात थी कि उनके घर को खास बनाती थी, वो था प्यार, शांति और एकता का माहौल। शुरुआती संघर्ष और शिक्षा। बचपन में ही कलाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले उनका परिवार काफी समृद्ध था, लेकिन 1914 में पंबन ब्रिज बनने से उनके पिता के नाव के बिजनेस को झटका लगा और परिवार गरीबी में चला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अब्दुल कलाम लगभग 10 वर्ष के थे, उनके कस्बे रामेश्वरम में अचानक न्यूज़पेपर की मांग बढ़ गई। उनके चचेरे भाई अखबार बांटने का काम करते थे और छोटे कलाम भी इस काम में उनके साथ शामिल हो गए। हर सुबह स्कूल जाने से पहले कलाम रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन से अखबार इकट्ठा करते थे। इसके बाद वे रामेश्वरम की रेतीली गलियों में दौड़ते हुए अखबार बांटने का काम करते थे। इस तरह अब्दुल कलाम अपने परिवार की आय में मदद करने के लिए बचपन से ही मेहनत करने लगे। सुबह सुबह 4 से 5 बजे जब भी बच्चे सो रहे होते थे, कलाम उठ जाते थे। वो स्नान करके तैयार होते और अखबार बांटने निकल पड़ते। रामेश्वरम की सड़कों पर दौड़ दौड़ कर वो अखबार बेचते थे। इससे थोड़े से मिले पैसों से वो घर लाकर दे देते थे, जिससे घर का खर्चा चल सके। फिर वो स्कूल के लिए तैयार होते। यह एक बहुत बड़ा संघर्ष था, लेकिन कलाम ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। स्कूल में कलाम एक एवरेज स्टूडेंट थे। पढ़ाई में बहुत तेज तो नहीं थे, लेकिन उनमें सीखने की बहुत जबरदस्त ललक थी। वो हमेशा कुछ नया जानना चाहते थे।
उनके एक टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने उनके इस क्यूरियोसिटी को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1940 में रामेश्वरम में 5वीं क्लास में अब्दुल कलाम के शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने विज्ञान पढ़ाया। उन्होंने बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, पंखों की भूमिका, उड़ान, गति और पूंछ की दिशा का महत्व। कक्षा में छात्र इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए शिक्षक उन्हें खुद समुद्र तट पर ले गए, जहां उन्होंने पक्षियों को वास्तव में उड़ते हुए दिखाया। इस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कलाम के मन में एक सपना जगा दिया, मैं भी ऐसा उड़ान भरूंगा, मैं फाइटर पायलट बनूंगा। जब वे रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा में थे, तब उनकी कक्षा में एक नया शिक्षक आया। कलाम हमेशा टोपी पहनते थे, जो उनकी मुस्लिम पहचान को दिखाती थी। वे हमेशा सामने वाली पंक्ति में अपने ब्राह्मण मित्र रामनाथ शास्त्री के साथ बगल में बैठते थे। लेकिन नए शिक्षक को यह पसंद नहीं आया कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू पुजारी के बेटे के पास बैठे। उन्होंने कलाम को पीछे की बेंच पर बैठने को कहा। यह घटना दोनों बच्चों के लिए बहुत दुखद थी और रामनाथ की आंखों से आंसू आ गए। दोनों बच्चों ने यह शिकायत अपने अपने माता पिता से की। रामनाथ के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत शिक्षक को बुलाया। उन्होंने टीचर को समझाया कि बच्चों के मासूम दिमाग में सामाजिक इनइक्वालिटी का जहर डालना गलत है। उन्होंने टीचर से कहा कि या तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए या स्कूल छोड़ना चाहिए। शिक्षक ने न केवल अपने गलत व्यवहार के लिए खेद जताया, बल्कि अपने तरीके भी सुधार लिए। उनके टीचर इयादुराई सोलोमन ने कहा था कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: स्ट्रॉन्ग डिजायर, फेथ और एक्सपेक्टेशन। इन 3 पावर्स को समझना और मास्टर करना ही सफलता का रास्ता है। पहला डिजायर, तुम्हें कुछ पाने के लिए भूख होनी चाहिए, दिल से चाहो कि मुझे ये करना है। दूसरा बिलीफ, तुम्हें पूरा यकीन होना चाहिए कि तुम कर सकते हो। मन में ये होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तीसरा एक्सपेक्टेशन, तुम्हें हर वक्त उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा होगा, सोचना कि मेरा सपना पक्का पूरा होगा। उन्होंने कलाम को समझाया कि अगर इन तीनों चीजों को पकड़कर चलो तो तुम भी अपनी किस्मत बदल सकते हो। उन्होंने अपनी स्कूलिंग रामनाथपुरम के स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद 1954 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला। फिजिक्स ग्रेजुएशन करने के बाद कलाम का मन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आगे पढ़ाई करने का हुआ। उन्होंने देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। एडमिशन फी 1000 रुपये थी, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन कलाम की बहन जोहरा हिम्मत नहीं हारी। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे जुटाए और अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाया। यह परिवार का प्यार और सैक्रिफाइस था जिसने कलाम के सपनों को पंख दिए। MIT में पढ़ाई आसान नहीं थी। वहाँ के प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट थे और पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। एक बार कलाम और उनके साथियों को एक प्रोजेक्ट दिया गया। उन्हें एक एयरक्राफ्ट इंजन की डिजाइन को तैयार करना था। डेडलाइन नजदीक आई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। उनके प्रोफेसर, जो कॉलेज के डीन भी थे, बहुत नाराज हुए। उन्होंने कलाम से कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का और टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने इस डेडलाइन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी।
यह एक बहुत बड़ा झटका था। स्कॉलरशिप बंद होने का मतलब था पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने और उनके दोस्तों ने 3 दिन तक लगातार काम किया, ना कभी सोए न ठीक से खाना खाया। आखिरकार उन्होंने तीसरे दिन प्रोजेक्ट पूरा करके प्रोफेसर को दिखाया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने फिर कलाम को असली बात बताई। मैंने जानबूझकर तुम पर दबाव डाला था ताकि तुम्हारी असली काबिलियत बाहर आ सके। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो दबाव में भी बेहतरीन काम कर सके। यह सबक कलाम ने कभी नहीं भुलाया। उन्होंने सीखा कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और मेहनत से काम लेना चाहिए। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। उनके दिल में एक ही सपना था, पायलट बनने का। बचपन में समुद्र तट पर अपने अध्यापक से उड़ान के बारे में सुनी हुई बातें अब उनके जीवन का लक्ष्य बन चुकी थी। उन्हें 2 जगह से इंटरव्यू कॉल मिले, दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन और देहरादून में भारत वायु सेना। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अब्दुल कलाम को खेतों, धानों की हरियाली और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे ग्रामीण ऐसे लग रहे थे मानो किसी खूबसूरत पेंटिंग में हो। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ETD&P में इंटरव्यू दिया और फिर देहरादून में एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू का सामना किया। देहरादून में परीक्षा ज्यादातर पर्सनैलिटी पर आधारित थे। कलाम जी आत्मविश्वास से भरे थे, फिर भी वे केवल 25 उम्मीदवारों में 9वें स्थान पर आए, जबकि सिर्फ 8 को चुना जाना था। उनका एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना टूट गया। दुखी होकर वो ऋषिकेश पहुंचे और गंगा स्नान कर मन को शांति दी। वही उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी जी की गहरी मुस्कान और सरलता ने कलाम को छू लिया। उन्होंने समझाया, सच्ची और गहरी इच्छा में अद्भुत ऊर्जा होती है। अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो वो कभी ना कभी सच होगा, लेकिन याद रखो तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बने हो। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और तय किया है। अपने असली उद्देश्य को खोजो और खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। स्वामी जी के वे शब्द कलाम जी के जीवन में रोशनी की तरह थे। इस फेलियर ने भी भारत को एक महान साइंटिस्ट दिया। वे दिल्ली लौटे और वहीं से उन्हें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की नौकरी का पत्र मिला। तनख्वाह थी 250 रुपये महीना। उन्होंने इसे ही अपना किस्मत माना और मन को शांति मिली। DRDO में शुरुआत और हॉवरक्राफ्ट। 1958 में फेलियर के बाद कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हुई। यहाँ उन्होंने एक स्मॉल हॉवरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट पर काम किया। उनकी टीम ने मिलकर भारत का पहला इंडिजियस हॉवरक्राफ्ट नंदी बनाया। हालांकि कलाम इस काम को पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी स्किल्स और नॉलेज का भारत के डिफेंस के लिए और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। इसरो में ट्रांसफर और SLV-3 का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। 1969 में कलाम का ट्रांसफर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। यहाँ आकर उन्हें वो मौका मिला जिसका वो इंतजार कर रहे थे। उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रोजेक्ट का गोल था भारत का अपना सैटेलाइट रोहिणी को स्पेस में भेजना। यह प्रोजेक्ट बहुत ही चैलेंजिंग था। भारत के पास न तो ज्यादा रिसोर्सेज थे, न ही एडवांस टेक्नोलॉजी। अमेरिका जैसे देश ने टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर दिया था। कलाम और उनकी टीम को सब कुछ खुद से ग्राउंड जीरो से डेवलप करना था। उन्होंने दिन रात एक कर दिए। कई बार फेलियर्स आए, कैलकुलेशंस गलत हुए, टेस्ट फेल हुए, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। आखिरकार वो हिस्टोरिकल डे आया।
18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। पूरा भारत गर्व से झूम उठा। भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया था जो अपने सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर सकते थे। इस सक्सेस ने भारत के फ्यूचर स्पेस मिशंस और मिसाइल प्रोग्राम की मजबूत नींव रखी। वापस DRDO और मिसाइल मैन का जन्म। 1982 में कलाम फिर से DRDO आए। इस बार वे बहुत बड़े गोल के साथ आए। उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद था भारत के लिए डिफरेंट टाइप्स की मिसाइल खुद डेवलप करना ताकि देश स्ट्रॉन्ग और सेफ रहे। कलाम ने इस मिशन को एक मिशन की तरह लीड किया। उन्होंने 5 अलग अलग मिसाइल्स के डेवलपमेंट का प्लान बनाया, जिसमें से पहला था पृथ्वी, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। दूसरा था आकाश, एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तीसरा था त्रिशूल, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। चौथा था नाग, एक एंटी टैंक मिसाइल, टैंकों को नष्ट करने वाली मिसाइल। और पांचवा था अग्नि, एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल। इनमें से अग्नि मिसाइल सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। इससे टेस्ट के दौरान कई फेलियर्स हुए। मीडिया और क्रिटिक्स ने कलाम और उनकी टीम की बहुत आलोचना की। एक बार टेस्ट फेल होने पर न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई, अग्नि मिसाइल फेल्स अगेन। लेकिन कलाम ने अपनी टीम को हिम्मत हारने नहीं दी। उन्होंने कहा, फेलियर एक टीचर की तरह होती है। यह हमें सिखाती है कि क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे सही करना है। उनकी लीडरशिप और टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई। एक के बाद एक सभी मिसाइल सक्सेसफुल हुई। इस इनक्रेडिबल सक्सेस की वजह से ही देश ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। 1992 में कलाम को DRDO का डायरेक्टर जनरल और प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया। इस नई भूमिका में उन्होंने देश की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण और सीक्रेट मिशन था 1998 का पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। 1974 में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। लेकिन दुनिया के बड़े देशों के प्रेशर की वजह से भारत ने और टेस्ट नहीं किए। 1990 तक आते आते भारत के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखाना जरूरी हो गया। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मिशन को हरी झंडी दे दी। कलाम और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम इस मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर्स बने। यह मिशन जेम्स बॉन्ड मूवी जैसी थी। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। अमेरिकन सैटेलाइट्स हर समय भारत पर नजर रखे हुए थे। टेस्ट को सीक्रेट रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। साइंटिस्ट और आर्मी पर्सनल ने बहुत ही चालाकी से काम किया। उन्होंने रात के अंधेरे में इक्विपमेंट्स को ट्रंकों में लादा, टेस्ट साइट्स को सैंड ड्यून्स से ढक दिया ताकि सैटेलाइट्स को कुछ दिखाई न दे। साइंटिस्ट ने सिविलियन क्लोथ्स पहने ताकि कोई शक न करे। आखिरकार 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया। पूरा देश जश्न बनाने लगा। यह भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। कलाम एक नेशनल हीरो बन गए। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने उन्हें और उनकी टीम को गले लगाकर बधाई दी। कलाम सिर्फ वेपन्स बनाने वाले साइंटिस्ट नहीं थे, उनका सपना था भारत को एक डेवलप्ड, स्ट्रॉन्ग और खुशहाल देश बनाना।
1998 में उन्होंने एक प्लान पेश किया जिसका नाम था टेक्नोलॉजी विजन 2020। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने बताया कि कैसे भारत को 2020 तक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। इसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज पर फोकस करने की बात कही गई। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबी हटाने, लोगों को रोजगार देने और देश की तरक्की के लिए होना चाहिए। यह विजन आज भी भारत के लिए एक गाइड की तरह है। उनकी मेहनत और योगदान का देश ने भरपूर सम्मान किया। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। बाद में अमेरिका ने भी 2009 में उन्हें हूवर मेडल देकर सम्मानित किया। हर अवार्ड उनके देश के लिए किए गए काम की कहानी बयां करता था। एक ऐतिहासिक इलेक्शन 2002 में जब भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था तो एक अमेजिंग थिंग हुई। रूलिंग पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और मेन अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने मिलकर डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाने का फैसला किया। यह भारत की पॉलिटिक्स में एक दुर्लभ मोमेंट था जहां सभी पार्टीज एक कैंडिडेट पर अग्री हो रही थी। यह कलाम की पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट का सबूत था। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन को जनता का भवन बनाना। कलाम ने राष्ट्रपति भवन को एक पीपल्स भवन में बदल दिया। उन्होंने इसके दरवाजे आम जनता, खासकर स्टूडेंट्स और यंग चिल्ड्रंस के लिए खोल दिए। वे हमेशा स्टूडेंट से मिलते और उन्हें सपने देखने के लिए एनकरेज करते। उनका एक फेमस कोट है, सपने देखो, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर अपने 5 सालों में देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और प्रोग्रेस पर जोर दिया। वे हमेशा साइंटिफिक टेम्पर और एजुकेशन को प्रमोट करते रहे। 2007 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। वे फिर से अपने पहले पैशन टीचिंग और राइटिंग में लौट गए। युवाओं के मार्गदर्शक। प्रेसिडेंट पद छोड़ने के बाद कलाम पूरी तरह से एक टीचर बन गए। वे देश भर के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIM शिलोंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत सिंपल तरीके से समझाते थे। उनका मानना था कि युवा ही देश का फ्यूचर है और उन्हें हमेशा बड़े बड़े सपने देखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। एक प्रेरक लेखक। कलाम एक राइटर भी थे। उन्होंने कई इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी जो लाखों लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई। विंग्स ऑफ फायर 1999 यह उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और सफलताओं के बारे में लिखा। इग्नाइटेड माइंड्स 2002 इसमें उन्होंने युवाओं को देश के लिए कुछ करने के लिए इंस्पायर किया। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम यह उनके टेक्नोलॉजी विजन 2020 प्लान पर बेस्ड है। माय जर्नी 2013 इसमें उन्होंने अपने जीवन की कुछ स्पेशल मोमेंट्स शेयर किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान। कलाम सिर्फ रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में ही नहीं सोचते थे। उन्होंने कॉमन पीपल्स की हेल्थ केयर प्रॉब्लम का भी सल्यूशन निकालने की कोशिश की। उन्होंने फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर एक लो कॉस्ट कोरोनरी स्टेंट डेवलप किया जिसका नाम कलाम राजू स्टेंट रखा गया। इसमें हार्ट के मरीजों का ट्रीटमेंट सस्ता हो सका। बाद में उन्होंने डॉक्टर राजू के साथ मिलकर एक कलाम राजू टैबलेट भी बनाया। यह एक रग्ड लो कॉस्ट टैबलेट कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल
रूरल एरियाज में डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स मरीजों का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते थे। यह दिखाता है कि कलाम का दिमाग हमेशा देश की सेवा और लोगों की मदद करने के नए नए तरीके के बारे में सोचता रहता था। 27 जुलाई 2015 का दिन 83 साल की उम्र में भी डॉक्टर कलाम की एनर्जी और एंथुसियाज्म कम नहीं हुई। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलोंग में लेक्चर देने गए थे। टॉपिक था क्रिएटिंग अ लाइवेबल प्लैनेट अर्थ। लेकिन लेक्चर के दौरान ही सडनली वह कोलैप्स हो गए और फ्लोर पर गिर पड़े। डॉक्टर्स ने तुरंत फर्स्ट एड दिया और उन्हें नियर बाय हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा बताया गया। यह न्यूज़ पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश के लिए एक पिता, एक टीचर की तरह थे, अचानक चले गए। 30 जुलाई 2015 को उनके डेड बॉडी को उनके होम टाउन रामेश्वरम ले जाया गया। पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्हें वहीं दफनाया गया। एक अमर विरासत। डॉक्टर कलाम शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी जन्म तिथि 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। देश भर में उनके नाम पर इंस्टीट्यूशंस, रोड और बिल्डिंग्स हैं। 2015 में व्हीलर आइलैंड, जहां मिसाइल टेस्ट होते हैं, का नाम बदलकर अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया। 2017 में रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल बनाया गया। 2017 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर साइंटिस्ट ने एक न्यू स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियम डिस्कवर किया और उसका नाम कलाम के नाम पर सोलिबेसिलस कलामी रखा गया। उनकी सबसे बड़ी विरासत है क्रोनो इंडियंस के दिलों में बसी उनकी इंस्पिरेशन, उनकी बुक्स, उनके स्पीचेस और उनकी लाइफ स्टोरी आज भी लाखों लोगों को सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। उनका फेमस कोट, अगर देश को करप्शन फ्री बनाना है और ब्यूटीफुल माइंड्स का नेशन बनाना है तो मुझे लगता है कि समाज के 3 की मेंबर्स हैं, फादर, मदर और टीचर। आज भी हर माता पिता और टीचर के लिए एक गाइड है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ एक ओपन बुक की तरह थी, जिसमें सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क और प्रिजर्वेंस और सक्सेस के लेसन्स लिखे थे। वे एक ट्रू लेजेंड थे, जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और ग्रेटनेस से सबका दिल जीत लिया। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि कोई भी बैकग्राउंड या स्ट्रगल आपके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। फेलियर सक्सेस की सीढ़ी है। हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। देश के लिए काम करना सबसे बड़ी सेवा है। शिक्षा और युवा ही देश का फ्यूचर है। वो हमेशा कहते थे, अंगारे बनो, जलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दुनिया को ऐसे ही लोग चलाते हैं। सुविधाओं के पीछे मत भागो, मुश्किलों का सामना करो और सफलता पाओ। डॉक्टर कलाम का सपना था कि 2020 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। हालांकि यह टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन उनका विजन आज भी भारत के लिए एक गोल है। उनकी कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो मिसाइल मैन चला गया, लेकिन उसने हर युवा के दिल में एक सपना लॉन्च कर दिया है और यही उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री है। ये थी APJ अब्दुल कलाम की कहानी, एक आम लड़के से इंडिया का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनने तक का सफर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं।